अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। M19 क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा बच्चों, एक तो मैंने आपको ये बताना था कि ये मेरा लास्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ, ठीक है? तो एंड वी विल बी फिनिशिंग आवर फिजियोलॉजी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह बिफोर ईद, ठीक है? सो अब जो मैं आपके साथ बात डिस्कस करना चाह रही थी वो ये थी कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टॉपिक, तो वो जो BR या CR जो भी है वो आप ये टॉपिक्स जो हैं वो आप लिख लें, ठीक है? तो वो हम आपको दोबारा रिवाइज करवा देंगे, क्योंकि हमने आपको जरा अच्छा स्पीड से पढ़ाया है ताकि हम टाइमली फिनिश करें अपना कोर्स आपके साथ, क्योंकि होपफुली के एग्जाम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट टाइम पर ही होंगे, ठीक है? तो इसलिए जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई है वो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगे हैं, एक बच्चे ने सवाल किया था रिगार्डिंग जो कैपिलरीज का जो फिल्ट्रेशन वाला चैप्टर है उसके बारे में। एंड सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, इट इज एनी प्रॉब्लम, just do let us know, right? And if there's any problem regarding the exams and regarding the MCQs, regarding the SCQs, just let me know. You people have, I think you have my phone number, so you can text me, you can just inform me कि कहाँ मसला आपको आ रहा है। बच्चों, आप लोग जो क्वेश्चन के आंसर देते हो बहुत बुरी बात है, बाज़ दफ़ा तो इतने मतलब एम्बैरेसिंग होते हैं SCQs, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो डोंट टाइप रबिश और नॉनसेंस, हाँ? और सो अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग। मुझे आप लोग ये बताओ कि आपको ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में कोई बात अगर ना समझ में आई हो, एनीथिंग जो आपको नहीं समझ में आई, मुझसे सवाल पूछ लो। गर्ल्स एंड बॉयज, अगर आपको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में कोई बात नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछ लो दोबारा। राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट समझ में आ गई है आपको? स्टूडेंट्स, हेलो, आई वांट योर आंसर्स। कोई बात अगर आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लो। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज राइट वर्ड शिफ्ट? राइट वर्ड शिफ्ट में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय राइट वर्ड शिफ्ट? कैन यू हियर मी? इमरान, आप आए हुए? ये एक्चुअली स्टूडेंट्स का जवाब नहीं आ रहा मुझे। आई डोंट नो वेदर आपने उनको चैट बंद कर दी है। EM19 है। अच्छा ठीक है, अब आ रहा है जवाब, हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, ये व्हाट इज दिस? राइट वर्ड शिफ्ट कब होती है? राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब ये होता है, राइट से याद रखो कि राइट हैंड से आपने देना है किसी को कोई चीज। तो जब भी आप दे कहाँ रहे हो, आप ऑक्सीजन दे रहे हो टिश्यूज को, ठीक है? आप यू आर गिविंग ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है? तो जब व्हेन द ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द हीमोग्लोबिन into the tissues, so you will get a rightward shift. All those factors like decrease in pH, increase in hydrogen ion concentration, increase in carbon dioxide concentration, 2,3 BPG and your hormones, ये सारे के सारे जो हैं ये ऑक्सीजन, यस, ये सारे फैक्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल कि ऑक्सीजन अपनी हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन रिलीज कर दे। जहाँ पे देने की बात आएगी ना तो वहां पे राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है? और जहां पर लेने की बात आएगी तो वहां पे वो आपका
लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, यानी कि ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। तो लेफ्ट वर्ड यानी कि थोड़े ही प्रेशर पे ज्यादा ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। और राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है कि राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है कि आपकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? ये बेसिकली यही बात तंग करती है आपके इसमें। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ एक दफा दोबारा। ये देखो, ये ग्राफ है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन सेचुरेशन है। ये प्रेशर्स जो हैं, ये प्रेशर्स जो हैं, दीज हाई प्रेशर 190 टू 100, 198, 95 टू 100, 104, ये प्रेशर्स आपके लंग्स में है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है वो आपकी 98% है। ठीक है, और 60 तक, जहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपका 60 है, वहां तक आपकी सेचुरेशन जो है वो 90% रहती है। यानी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 60 तक भी फॉल कर जाएगा तो सेचुरेशन कम नहीं होगी। ये सिग्निफिकेंस है आपके इस प्लेटू की। ठीक है, और इस प्लेटू में क्या हो रहा है, दिस एट दीज प्रेशर्स, at these pressure oxygen has a greater affinity to combine the oxygen। ठीक है, affinity for oxygen जो है इन प्रेशर्स पे ज्यादा होती है। लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रही है इन प्रेशर्स पे, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन द हीमोग्लोबिन। ठीक है, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑन द हीमोग्लोबिन, या हम कहेंगे एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन हैज इंक्रीज नियर एट दीज प्रेशर्स। ठीक है, अब ये प्रेशर अगर आप ज्यादा भी कर देंगे या बहुत कम भी कर देंगे, इवन देन 90 टू 100% ऑक्सीजन कंबाइन रहेगी, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनी रहेगी। उसके बाद 60 से जब आप नीचे आते हैं तो आपके जो ये प्रेशर्स हैं ये शुरू हो जाएंगे। वो प्रेशर्स कहाँ पे हैं, लोअर प्रेशर्स आपके टिश्यू लेवल पे हैं। और आप देखो कि जब टिश्यू लेवल्स पे प्रेशर देखोगे आप, तो आप देखोगे कि ऑक्सीजन की अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस। इसका मतलब है कि अनलोडिंग हो रही है ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन इज गिविंग अवे इट्स ऑक्सीजन इनटू द टिश्यूज। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है आपके इस डिसोसिएशन कर्व की। और ठहरो मैं उसको बड़ा कर लेती हूँ। राइट, अच्छा, और ये आपका P50 है। P50 है कि 25 मिलीमीटर मर्क्यूरी के प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन जो है वो आपकी सेचुरेट होती है। अगर ये जो है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर इधर आ जाएगा, यानी कि ज्यादा प्रेशर के ऊपर ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड है आपको टू कंबाइन विद 50% ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब है कि राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एफिनिटी कम है, तो इट इज गिविंग अवे। ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा टू कंबाइन विद 50% ऑफ ऑक्सीजन, तो उसका मतलब है एफिनिटी कम हो गई है एंड यू आर गिविंग अवे ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये नॉर्मल आपका 25 पे था, अब ये प्रेशर जो है आपका आ गया 40 पे। ठीक है, 40 पे, 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर चाहिए टू कंबाइन विद 50%। इसका मतलब है एफिनिटी कम हो गई। एफिनिटी कम हो गई इसका मतलब है कि यू कैन गिव अवे ऑक्सीजन, यू कैन गिव अवे ऑक्सीजन। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में क्या हो रहा है कि ये आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। इसमें थोड़े प्रेशर के ऊपर 50% सेचुरेशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे कंबाइनिंग एफिनिटी ज्यादा होगी। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में एफिनिटी ज्यादा हो जाती है, राइट वर्ड शिफ्ट में एफिनिटी कम हो जाती है। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अगर एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये हेल्पफुल है लंग्स के लेवल पे, और अगर राइट वर्ड शिफ्ट जो है वो फायदा कर देती है आपको, इट्स हेल्पफुल इन द टिश्यूज। ठीक है, rightward shift is good for tissues and leftward shift is good for your lungs। अच्छा, ठीक है, ये सब मैंने आपको करा दिए थे, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
कि राइट वर्ड शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर्स कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज में क्या होता है कि ऑल द फैक्टर्स विच आर शिफ्टिंग द कर्व टुवर्ड्स द राइट दे इंक्रीजेस, लाइक हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है बिकॉज टिश्यू की मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गई है, ठीक है। और फिर पीएच कम हो जाता है, राइट, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ऑल दीज फैक्टर्स दे शिफ्ट द कर्व टुवर्ड्स राइट। राइट का मतलब है कि अनलोडिंग हो रही है ऑक्सीजन की एट द टिश्यू लेवल विच इज गुड, ठीक है, बिकॉज टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होती है, राइट। ये आपने देख लिया था कि ये आपकी बुक से आपके अंदर इन्फो क्यों नहीं जा रही है, जा रही है, बिल्कुल जा रही है। अगर आप ध्यान से सुनोगे और बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो ऑस्मोसिस की तरह ही इन्फो आपके दिमाग में जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक टर्म है जी यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट। यूटिलाइजेशन कोफिशिएंट का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि the percentage of the blood that is giving up its oxygen as it passes through the tissue capillaries is called utilization coefficient, ठीक है। it is the percentage of blood, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया, which gives up its oxygen as it passes through the tissue capillaries। नॉर्मल वैल्यू जो है 25% है, ठीक है, यानी कि 25% ऑफ ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन गिव इट्स ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। स्टेरनस एक्सरसाइज में यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट 75 to 85% हो जाता है, ठीक है। और कुछ टिश्यूज में जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है या ब्लड फ्लो स्लो है तो वहां पे यूटिलाइजेशन कोएफिशिएंट जो है वो 100% हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे जी बोहर्स इफेक्ट। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऑक्सीजन एसोसिएशन हीमोग्लोबिन का राइट वर्ड शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं, बोहर्स इफेक्ट एंड हेल्डेंस इफेक्ट, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत आती हैं, राइट। सो they say कि whenever there is an increase in blood carbon dioxide या hydrogen ions बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यूज इंक्रीजेस, ठीक है। यानी कि ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी या हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे तो वो डिसलॉज कर देंगे ऑक्सीजन को फ्रॉम द हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी इनटू द टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। यानी कि इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो डिसलॉज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड है, ठीक है। लेकिन जैसे ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो वो उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर देता है, ठीक है, और रिलीज हो जाती है ऑक्सीजन की इनटू द टिश्यूज, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। और यही इफेक्ट आप लंग्स में देखोगे तो क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस कम हो जाते हैं तो ऑक्सीजन कंबाइन करेगी लंग्स में ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, यानी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही, राइट। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको कि when the blood is passing through the tissues, देखो हम दो जगह की बात करें, ऊपर लंग्स की भी बात कर रहे हैं क्या हो रहा है और नीचे हम टिश्यूज पे ही बात कर रहे हैं। So when the blood passes through the tissues, ठीक है, तो क्या होगा कि टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म हो रही है, राइट, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो दैट कार्बन डाइऑक्साइड विल डिफ्यूज फ्रॉम द टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू सेल से ब्लड में एंटर हो गई है। अब ये जो जैसे ब्लड में की कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो क्या होगा कि कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनेगा because this carbon dioxide will combine with water to form carbonic acid, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसी ब्लड के अंदर इंक्रीज होएगी तो उस ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थी कंबाइंड विद ऑक्सीजन इट विल रिलीज इट्स ऑक्सीजन पार्ट, ठीक है, ठीक है, इट विल गिव अवे द ऑक्सीजन into release its oxygen and that oxygen will enter into the tissues, ठीक है, thus delivering increased amount of oxygen to the tissues। जब टिश्यूज को ऑक्सीजन ज्यादा डिलीवर हो रही तो उसका मतलब राइट वर्ड शिफ्ट है। राइट वर्ड का मतलब आप राइट हैंड से दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं आप टिश्यूज को, ठीक है। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी पीएच कम हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन ज्यादा बनेंगे, ये दोनों फैक्टर्स मिल के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इनटू द टिश्यूज, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाती है, ठीक है।
अब आ जाओ अपने लंग्स के लेवल पे, आपके लंग्स पे क्या हो रहा है, ठीक है। लंग्स में अब आपकी जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब ये डिफ्यूज करती है इनटू द एल्वियोलाई, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर जाती है इनटू द एल्वियोलाई, तो पीछे पल्मोनरी कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीजेस, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरीज का जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑक्सीजन जो है दैट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम कहेंगे इस जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करी तो हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। टिश्यूज में अगर ऑक्सीजन आप दे रहे हैं तो राइट वर्ड शिफ्ट है, और लंग्स में अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, एफिनिटी इंक्रीज हो गई है, लोडिंग होगी, तो हम कहेंगे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो लंग्स में क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी पल्मोनरी कैपिलरीज में, वो डिफ्यूज करके एंटर होगी एल्वियोलाई में। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस पल्मोनरी कैपिलरीज में हो गए थोड़े, तो क्या होगा कि increased quantity of oxygen will combine with the hemoglobin in the lungs, ठीक है। So this is called Bohr's effect. अच्छा, when we talk about Bohr's effect, I will discuss gaseous transport in the fetus also, ठीक है। डबल बोहर इफेक्ट आपको पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ सा बता देती हूँ कि क्या होती है गैसेस फीटस में कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। The factors which facilitate transport of oxygen and carbon dioxide in the fetus. Number one, pressure difference. Yes, pressure difference होगा तो gases will diffuse, right? दूसरी, affinity of the hemoglobin, fetal hemoglobin with the oxygen. Number three, double Bohr effect. ये तीन factors हैं which facilitate transport of oxygen and carbon dioxide in the fetus. ये आपकी गाइडन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आपको जब सवाल आएगा तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तीन फैक्टर्स हैं, प्रेशर डिफरेंस, अच्छा जी। अब हम एफिनिटी फॉर फीटल हीमोग्लोबिन एंड डबल बोर्स इफेक्ट, ठीक है। अब हम फीटल हीमोग्लोबिन थोड़ी सी पढ़ लेते हैं कि क्या होती है। फीटल हीमोग्लोबिन का जो एडल्ट हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है दैट इज रिप्लेस विद गामा चेन इन द फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ये जो दिस मॉडिफिकेशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये नहीं कि ये जो बीटा की बजाय गैमा चेन लगी हुई है, इसका ये फायदा है कि दिस हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड मींस के अगर एफिनिटी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, यानी कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसका होता क्या है कि जो ये जो क्या है, ये जो फीटल हीमोग्लोबिन की जो गैमा चेन है ना, दे डू नॉट बाइंड विद 2,3-DPG, ठीक है। तो 2,3-DPG का काम है राइट वर्ड शिफ्ट करना, ठीक है। 2,3-DPG का काम है राइट वर्ड शिफ्ट करना, और 2,3-DPG जो है फीटल हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन गैमा चेन साथ नहीं कंबाइन करती, जैसे कि वो बीटा चेन के साथ हीमोग्लोबिन एक ही कंबाइन करती है। तो क्या होगा, जब लेस 2,3-DPG होगी तो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन की इट विल इंक्रीज, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन के काफी लो होते हैं फीटस में, तो दिस इज वेरी बेनिफिशियल के जो gamma chain है it has more affinity for oxygen because it does not bind with 2,3-DPG, ठीक है, जो कि राइट वर्ड शिफ्ट करवा रही है। तो यहाँ पे टिश्यूज रेडिली ऑक्सीजन जो है कंबाइन कर जाती है फीटल टिश्यू से, ऑल्दो वहाँ पे प्रेशर बहुत लो है 40 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। अच्छा, डबल बोर्स इफेक्ट क्या होता है, ये देखो, ये आपकी ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, राइट, अम्बिलिकल वेसल्स है, ये आपकी इंटरवेलर स्पेस है जिसमें ब्लड पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसमें ये आपके ब्लड वेसल, ये कोरियोनिक प्लेट है, ये आपने एम्ब्रियोलॉजी तो पढ़ ली है ना, ठीक है, और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये फीटल ब्लड वेसल्स है सारी, और ये जनाब आपकी मदर की ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये मदर की ब्लड वेसल्स हैं, ये आर्टरीज हैं, और ये मदर की वेन्स हैं जो कि ब्लड दे रही हैं आपके इन विलाई में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब फीटस का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है मदर के ब्लड में, ठीक है, तो जब वो मदर के ब्लड में एंटर होगी तो यहाँ पे मदर के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी,
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएंगे, तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस होएगी मदर की हीमोग्लोबिन से और इट विल एंटर द टिश्यूज ऑफ द बेबी, ठीक है, ब्लड, बेबी के ब्लड में, ठीक है। तो एक बोहर इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आई रिपीट अगेन कि कार्बन डाइऑक्साइड फीटस से एंटर हो रही है मदर के अंदर, मदर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या ब्लड में पड़ी है ना, तो वो इस ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को डिस्प्लेस कर देगी, ऑक्सीजन जो है ना रिलीज होके एंटर हो जाएगी फीटस में। एक बोहर इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, एक बोहर इफेक्ट फीटस के अंदर भी हो रहा है। फीटस के अंदर क्या है कि फीटस के अंदर जो है, जो जब कार्बन डाइऑक्साइड फीटस से चली गई मदर के अंदर, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फीटस के अंदर कम हो गई, तो क्या होगा एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, मोर ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, ठीक है, मोर ऑक्सीजन विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन, यानी कि यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, राइट। सो ये डबल बोहर, एक बोहर इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है और एक बोहर इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल बोहर इफेक्ट कह रहे हैं। मैटरनल साइड में क्या हो रहा है कि जब फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी मैटरनल ब्लड में, तो ये डिस्प्लेस कर देगी ऑक्सीजन, इसके ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी इनटू फीटल टिश्यूज, ठीक है। अब जब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गई थी मदर के अंदर, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फीटस के अंदर थोड़ी रह गई। दिस डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस विल facilitate combining of oxygen with the hemoglobin, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डबल बोहर इफेक्ट, इनकी एक बोहर इफेक्ट फीटस में हो रहा है और एक बोहर इफेक्ट आपका मदर के ब्लड में हो रहा है, ठीक है। सो आगे चले, जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैंने काफी सारा आपका खत्म कराना है चैप्टर, हाँ। सो हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन इस, हम कहते हैं कि इट इज अ टिश्यू ऑक्सीजन बफर सिस्टम। बफर का मतलब क्या है, अगर बॉडी में चीज कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन उसको इट विल ब्रिंग बैक टुवर्ड्स नॉर्मल, अगर कोई चीज बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो फिर हीमोग्लोबिन उसको कम कर देगी, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग द ऑक्सीजन प्रेशर इन द टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, सो टिश्यू लेवल पे जब हम बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन ने एक अपर लिमिट जो है ऑक्सीजन प्रेशर की सेट की हुई, दैट इज 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है। तो अंडर बेसल कंडीशंस क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ब्लड पास कर रहा होता है थ्रू द कैपिलरीज, तो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एवरी 100 ml ऑफ ब्लड इज यूज्ड अप बाय द टिश्यूज, और प्रेशर फॉल्स टू 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन है वो डिलीवर कर रही है एक सर्टेन रेंज है 15 टिल 40 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जिस रेंज के ऊपर आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो आप जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसके ऊपर आपकी हीमोग्लोबिन रिलीज हो रही है। हाँ, जहां पे देखो ऑक्सीजन कंबाइन जो टिश्यू लेवल पर रिलीज हो रही है, यस, तो हम कहेंगे कि राइटवर्ड शिफ्ट है, और जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा कंबाइन कर रही है हीमोग्लोबिन के साथ, वहां हम कहेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, सो होप ये मूव करेगा, अभी फिर नहीं मूव करेगा, सॉरी, जहां मैं आपसे टॉक पे आ जाती हूँ तो मेरी स्लाइड फंस जाती है। अच्छा, सो बफरिंग इफेक्ट है, मैं इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत लो हो जाएगा, 90 हो जाएगा या 90 से या बहुत ज्यादा 600 तक भी चला जाएगा, तो सेचुरेशन जो है वो 90 टू 100 के बीच में ही रहती है, ठीक है। इतनी ज्यादा मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी बफर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। बस आपने इतना ये याद रखना है कि आप ऑक्सीजन जो है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है, इट इज अ गुड बफर, ठीक है।
अच्छा जी, फिर ये है जी कि इंट्रासेलुलर लेवल पे ऑक्सीजन कैसे यूज हो रही है, कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है। अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस rate of oxygen usage by the cell is controlled by the rate of energy expenditure within the cells, that is by the rate at which ADP is formed from ATP। ठीक है, ये नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है डिपेंड करता है कि कितनी ADP से ATP बन रही है। ठीक है, राइट, यानी कितनी ATP से कितनी ADP बन रही है। ऑब्वियसली ब्रेक हो रही है ना एनर्जी, तो इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है। ठीक है, दो चीजें जो हैं ऑक्सीजन यूजेज को डिटरमिन करती हैं, इसे एक कहते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड और एक कहते हैं ब्लड फ्लो लिमिटेड। ठीक है, जो अगर लेट से कुछ सेल्स जो हैं वो आर्टियल साइड जो है ना उसके पास पड़े हैं, आर्टियल साइड ऑफ द कैपिलरी के, तो वहां पे तो रैपिडली ऑक्सीजन आ जाएगी। कुछ सेल्स जो हैं वो बहुत दूर पड़े हुए हैं। ठीक है, बाय द टाइम वहां पे जब ब्लड उन सेल्स के पास पहुंचता है, यानी बहुत दूर कितने पड़े हैं, वीनस साइड पे पड़े हैं, तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अंडर दीज कंडीशंस ऑक्सीजन यूज्ड बाय द सेल्स इज डिफ्यूजन लिमिटेड, राइट, एंड नॉट डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्म। उसके बाद एक फैक्टर है जी ब्लड फ्लो। ठीक है, ब्लड फ्लो जो है टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल ईच मिनट is determined by quantity of oxygen in the blood, number 2 rate of blood flow। ठीक है, अगर रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, इन कंडीशन में हम कहेंगे रेट ऑफ टिश्यू यूज ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड फ्लो लिमिटेड। लेकिन ब्लड फ्लो लिमिटेड भी नहीं होता है और ऑक्सीजन लिमिटेड भी डिफ्यूजन लिमिटेड का भी कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज बाय दैट टाइम सेल जो है ना उसकी डेथ हो चुकी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ऑक्सीजन यूजेज है वो डिपेंड कर रही है आपकी अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस फ्रॉम एटीपी। ठीक है, बस अब आपने इतना याद है, इसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं आपकी हाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन डिसॉल्व स्टेट। अब हमने 98.5% जो हीमोग्लोबिन कैरी कर रही है ऑक्सीजन की, हमने उसकी बात कर ली। अब हम डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल आर्टियल प्रेशर वो 95 मिलीमीटर के ऊपर 0.29 ml डिसॉल्व होती है, और जब वो टिश्यू कैपिलरीज में रिलीज हो जाती है तो partial pressure of the oxygen in the blood of the tissue capillaries when PO2 is 40 millimeters, तो आपकी ऑक्सीजन डिसॉल्व 0.12 है। आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व 0.29 है, टिश्यू कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है 0.12 है। इसका मतलब है कि कितनी यूज हुई आपकी, ट्रांसपोर्ट हुई 0.17, यानी कि 3% ऑफ द टोटल। ठीक है, ये आपकी सिर्फ डिसॉल्व ऑक्सीजन का रोल है। 0.29 95 मिलीमीटर मर्करी में है डिसॉल्व ऑक्सीजन, टिश्यू में 0.12 है, यूज हो रही है आपकी 0.17। ठीक है, अच्छा जब ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं स्टेनोस एक्सरसाइज, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, सॉरी जब एक्सटेंडस एक्सरसाइज हो रही है तो हीमोग्लोबिन से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन जो है यूज ज्यादा होती है, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है ना फॉल कर जाती है 1.5%, 3% से 1.5% हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा जो है वो हाई लेवल्स पे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रीथ कर रहा है तो ऑक्सीजन की डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा हो जाती है और दिस लीड्स टू ऑक्सीजन पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्रेन कन्वर्जन, राइट। यानी कि ज्यादा एक्सरसाइज हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अगर आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो बहुत ज्यादा तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी लीडिंग टू ब्रेन कन्वर्जन। ठीक है, और ये कब होती है, जब डीप सी डाइविंग में आप हाई प्रेशर में आप यू आर ब्रीथिंग ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अब हम जब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं जब हम ऑक्सीजन कंबाइन, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या चीज है, इट इज अ पॉइजनस गैस which is produced during incomplete combustion of carbon products such as automobile, gasoline, coal, wood and tobacco। ये सब आपको पता है। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन प्रोडक्ट से होती है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंपीट करती है ऑक्सीजन के साथ फॉर द सेम बाइंडिंग साइट। ठीक है, जिस चीज से हीम पोर्शन से ऑक्सीजन कंबाइन कर रही होती है और उसी चीज
वही पोर्शन से कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 240 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। अच्छा, एक तो अफिनिटी ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर द बाइंडिंग साइड, दूसरे लो प्रेशर्स पे, वेरी लो प्रेशर्स पे कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएगी, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो अब क्या है कि कार्बन हीमोग्लोबिन प्रेफरेंशियली अटैच होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो इवन व्हेन थोड़ी सी अमाउंट कार्बन मोनोऑक्साइड की होगी तो इट विल कंबाइन विद द hemoglobin or non-hemoglobin is not available to combine with oxygen, ठीक है। So even though आपकी बॉडी के पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन नॉर्मल हैं, लेकिन आपकी ऑक्सीजन कंटेंट अगर बहुत सीरियसली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बॉडी के अंदर पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन नॉर्मल है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करके इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, तो क्या होगा कि कंटेंट ऑफ जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है, पार्क कार विद मोटर रनिंग एंड विंडोज क्लोज, ठीक है। आपने गाड़ी पार्क की, विंडोज की बंद की और गाड़ी चलती छोड़ दी, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होना शुरू हो जाएगी, विच इज ओडरलेस गैस, कलरलेस गैस एंड टेस्टलेस गैस, एंड इट इज आल्सो नॉन इरिटेटिंग। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी गाड़ी में आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई है, ठीक है। अच्छा, और मजे की बात क्या होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में कि आपको कोई सांस उठने का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और दूसरे आपकी ब्रेथलेसनेस भी नहीं होती है, ब्लड भी आपके ब्राइट रेड कलर का होता है, कोई हाइपोक्सीमिया के साइंस भी नहीं होते हैं, ठीक है। हाइपोक्सीमिया यानी कि साइनोसिस भी नहीं हुई होती है पेशेंट को। और मजे की बात यह है कि कार्बन जो फीडबैक मैकेनिज्म है दैट यूजुअली स्टिमुलेट्स इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट इन रिस्पांस टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो एब्सेंट, ठीक है। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो रेस्पिरेशन स्टिमुलेट होगी, तो वो भी नहीं होता, रेस्पिरेशन भी नहीं स्टिमुलेट होती है। So the person will make no attempt to increase ventilation even though the cells are oxygen starved, ठीक है। Brain is one of the first organ which gets affected by lack of oxygen. The person may become disoriented and unconscious before becoming aware of the danger, ठीक है। यानी कि क्योंकि it is an odorless gas, colorless and tasteless gas, non irritating, तो डिटेक्ट ही नहीं होती है। सेंस ऑफ ब्रेथलेसनेस भी नहीं होती, बंदा पिंक होता है, साइनोसिस भी नहीं होती है, लो ऑक्सीजन है, टिश्यूज को नहीं जा रही है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर भी स्टिमुलेट नहीं होंगे, ठीक है। और ब्रेन इज द फर्स्ट ऑर्गन व्हिच इज अफेक्टेड, डिसओरिएंटेड हो जाता है बंदा, अनकॉन्शियस, जब तक कि उसको पता चले कि मेरे साथ कोई गड़बड़ है। इसीलिए जहाँ पे ये लोग हीटर गैस के चला के छोड़ देते हैं तो वो बंदे दे डाई इन स्लीप, तो पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। ट्रीटमेंट क्या है इसकी, एडमिनिस्ट्रिंग प्योर ऑक्सीजन, ठीक है। हाई एल्वुलर प्रेशर पे अगर आप ऑक्सीजन देंगे तो वो डिस्प्लेस कर देगी कार्बन मोनोऑक्साइड को फ्रॉम इट्स कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। और साथ अगर आप साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर करोगे 5% कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या करेगी, वो आपकी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, ठीक है, विच विल इंक्रीज एल्वुलर वेंटिलेशन एंड रिड्यूस द एल्वुलर कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, एक तो आप प्योर ऑक्सीजन दोगे तो वो जो हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन उसको डिस्प्लेस कर देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड को, दूसरे आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी दोगे 5% ताकि वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करे। जब रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपके स्टिमुलेट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, रेस्पिरेशन तेज होगी तो एल्वुलर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इट विल बी एक्सहेल्ड आउट, ठीक है। अच्छा, ये आपका, अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा ये आपका हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये आप देखो कि किन प्रेशर्स के ऊपर सिग्मा शेप भी कर्व है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का, लेकिन आप लो प्रेशर्स पर देखो किन प्रेशर्स पे वो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये आपको पढ़ा हुआ है, आपने अभी बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट है वो इतनी डिफिकल्ट नहीं होती बिकॉज ऑफ it is rapidly soluble in water, ठीक है। इवन इन मोस्ट एबनॉर्मल कंडीशंस भी
कार्बन डाइऑक्साइड फार ग्रेटर क्वांटिटीज में ट्रांसपोर्ट हो जाती है इजिली एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है। And under normal resting condition, 4 ml of carbon dioxide is transported from the tissues to the lung in each 100 ml of blood, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही थी टिश्यूज में, 5 ml, ठीक है। और 4 ml ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द टिश्यूज टू द लंग इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये टिश्यू से निकल के एंटर हो जाती है इनटू द ब्लड, ठीक है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकल के ब्लड में एंटर होती है तो सबसे पहले ये होती है डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये टिश्यू कैपिलरीज में एंटर होएगी तो फिर वहां पे ये जो डिसॉल्व फॉर्म है उसमें बहुत सारे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस होंगे विच आर एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, now the chemical forms in which carbon dioxide is transported physically dissolved जो है वो 7% है, ठीक है। जो कि सिर्फ प्लाज्मा के वाटर में डिसॉल्व है वो 7% है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इट इज 70%। बहुत ज्यादा इस सवाल पूछा जाता है कि जी ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन विच इज 70%। एंड तीसरी फॉर्म क्या है, इट इज इन बाइंड फॉर्म है, इट इज बाउंड टू आइदर हीमोग्लोबिन और इट इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज आइदर बाउंड टू हीमोग्लोबिन और इट इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन्स और वो अमाउंट है आपके 23%, ठीक है। फिजिकली डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात कर लेते हैं कि अमाउंट ऑफ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एट 45 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इज 2.7 वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी अगर प्रेशर है तो 2.7 वॉल्यूम परसेंट इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, ठीक है। और अगर 40 मिलीमीटर प्रेशर है तो 2.4 ml डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, डिसॉल्व है। यानी कि प्रेशर 45 से जब 40 हुआ तो वॉल्यूम हो गया 2.7 से 2.4, इसका मतलब है 0.3 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो रही है, वो ट्रांसपोर्ट हो रही है डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है। ये डिसॉल्व फॉर्म में 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर पे 2.7 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और वीनस एंड पे जो है ये आपकी 40 मिलीमीटर पे 2.4 ml होती है। इसका मतलब है कि 0.3 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिसॉल्व फॉर्म एंड दिस इज अबाउट 7%, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी फॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। अब ये देखो, आपका ये डायग्राम बहुत आपसे आता है सवाल एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये टिश्यू में से, टिश्यू का जो सेल है वहां से रिलीज हुई और ये एंटर हो गई आपके ब्लड में, ठीक है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके ब्लड में एंटर हो जाती है, कुछ जो है वो आपके रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है। आप देखो, आप रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर होगी तो क्या होगा, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। जब वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी तो हीमोग्लोबिन के साथ, याद है बच्चों क्या अटैच हुआ हुआ था, ऑक्सीजन, ठीक है। वो ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच कर दे के बना लेगी, ये देखो Hb हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो जाएगी और वो एंटर हो जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा कि दिस केमिकल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अच्छा, अब और क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इस रेड ब्लड सेल के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड will combine with water in the presence of carbonic anhydride which is present in abundant amount in RBCs will form carbonic acid. Carbonic acid will associate into bicarbonate and hydrogen ions. अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंबाइन कर जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ टू फॉर्म रिड्यूस हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये देखो, आप यहाँ पे आप बाइकार्बोनेट का तो काम देख ही रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट तो देख भी रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आप हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रहा है वो भी देखते जाओ गौर से। चलो ठहर जाओ, पहले मैं बाइकार्बोनेट का बता देती हूँ आपको। तो कार्बोनिक एसिड से बाइकार्बोनेट बना और हाइड्रोजन आयंस बने। बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर निकल जाते हैं इनटू द प्लाज्मा और क्लोराइड कंटेंट जो है वो एंटर हो जाता है इनटू द हीमोग्लोबिन। ये एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है, उसका नाम है क्लोराइड बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर।
विच इज प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल, जो कि एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी सेल के अंदर कम हो रही है तो दिस नेगेटिव आयन विल एंटर द सेल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड बाइकार्बोनेट शिफ्ट, ठीक है। ऑल राइट, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की, चलो अगर हम पहले बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होती है रेड ब्लड सेल के अंदर, ये डिजोल्व फॉर्म में, ये रेड ब्लड सेल के अंदर एंटर हुई, ये कंबाइन हुई वाटर के साथ, बना कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड से बना डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस में, बाइकार्बोनेट आयन जो है वो रिलीज हो गया इनटू द प्लाज्मा और उनकी जगह क्लोराइड जो है वो अंदर एंटर हो गई, ठीक है। अब और क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो वो कार्बोनिक एसिड बना रही है, ठीक है, और वो डिसोसिएट हो रहा है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि बोहर्स इफेक्ट में जब डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, ठीक है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन जब ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, टिश्यू लेवल के ऊपर, तो क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन थी जिसने कंबाइन किया हुआ था ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कर जाती है और रिलीज हो जाती, और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ समझो कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सेल के अंदर ज्यादा हुई तो हीमोग्लोबिन ने अपनी ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर दिया और इसने कंबाइन कर लिया अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएट हुई वो सेल के अंदर एंटर हो गई। अब इधर देखो बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन आयन भी बन रहा है, ये हाइड्रोजन आयन भी कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ और इसके साथ जो ऑक्सीजन लगी थी वो भी डिसोसिएट हो जाती है। यानी कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स इफेक्ट, हीमोग्लोबिन जो है अपनी ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड हाइड्रोजन आयंस विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। ये मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे एक आप बोर्स इफेक्ट भी देख लो कि हो रहा है टिश्यू लेवल के ऊपर। सेल से जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी सेल के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वो दोनों मिलके डिसोसिएट कर देते हैं हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को निकाल बाहर फेंकते हैं और ये अकेली रह जाती है हीमोग्लोबिन, तो ये फिर उसके साथ कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है। So chloride content of venous blood red cells is greater than that of arterial red cells, ठीक है। यानी कि ये वीनस साइड पे सारा काम हो रहा है ना, तो क्लोराइड आयन कंटेंट जो आरबीसी वीनस साइड के उनमें ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द आर्टेरियल साइड, ठीक है। अब अगर पेशेंट को दिया जाए कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यानी कि एसिटाजोलियामाइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो है टिश्यू से पोर हो जाएगी, ठीक है, एंड PCO2 लेवल्स कैन इंक्रीज टू 80 मिलीमीटर। अच्छा, ये जो है ना अगर नहीं मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स में अबंडेंट अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, अगर ये नहीं मौजूद है या किसी वजह से आपने इसको इनहिबिट कर दिया, मेडिसिन आप उसको दे रहे हैं जिसकी वजह से कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिट हो रहा है, तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट अफेक्ट होगी बहुत ज्यादा और टिश्यू लेवल पे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंक्रीज टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, डबल हो जाएगा, राइट। सो दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर हम बात करते हैं केमिकल्स और किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाय कार्बोनेट की, तो हमने बात कर ली। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाइकार्बोनेट है ना वो बहुत रेडिली मोर सॉल्युबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, टू फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना अब ग्लोबिन पोर्शन के साथ कंबाइन करती है, ऑक्सीजन हीम पोर्शन के साथ कंबाइन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पोर्शन के साथ कंबाइन करती है। दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट अकर्स विद अ लूज, रिवर्सिबल रिएक्शन है, लूज बॉन्ड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इजीली रिलीज हो जाती है इनटू द एल्यूलाई where the PCO2 is lower than the pulmonary capillaries, ठीक है। यानी कि जस्ट लाइक ऑक्सीजन ये भी लूज बॉन्ड बनता है, रेडिली रिवर्सिबल रिएक्शन है और फौरन रिलीज हो जाती है इनटू द एल्यूलाई, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कम है। The quantity of carbon dioxide that can be carried from peripheral tissues to the lungs by carb amino combination with hemoglobin and plasma protein is 30%.
Carbon dioxide which has combined with hemoglobin as well as plasma protein is 30%. ठीक है, सिर्फ जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ कंबाइन है कार्बन डाइऑक्साइड वो है जनाब ओनली 1/4 1.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन दिस फॉर्म। ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन की सिर्फ बात करें, और अगर हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन दोनों की बात करें तो 30% है कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपका जी कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व है। ये आपकी देखो उसकी नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज बहुत छोटी है 40 to 45 मिलीमीटर। ठीक है, आपकी ऑक्सीजन की तो बहुत बड़ी रेंज थी, यानी कि 100 से लेके आपके 20 से 100 तक थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग रेंज 40 से 45। आप देखो एट 45 जो है आपकी 52 वॉल्यूम परसेंट जो है ऑक्सीजन कंबाइन हुई है, लेकिन साइड पे आपकी 40 से आपकी 48% हो जाती है। ठीक है, अच्छा, normal blood PCO2 ranges between limits of 40 millimeters in the arterial blood and 45 millimeters in the venous blood. ठीक है, which is a very narrow range. Concentration rises to about 52 volume percent as the blood passes through the tissue and falls to about 48 volume percent as it passes through the lungs. ठीक है, इसका मतलब है कि only 4 volume percent of this is exchanged during normal transport of carbon dioxide from the tissues to the lungs. ठीक है, तो ये आपके टिश्यूज के हालात हैं, ये आपके लंग्स के हालात हैं। ये आपके टिश्यूज 45 है, लंग्स पे आपके 40 है। ठीक है, तो 52% आपकी हीमोग्लोबिन थी टिश्यूज में और लंग्स में जाके रहेगी 48%। इसका मतलब है कि 4% या 4 ml% जो है वो ऑक्सीजन आपके ट्रांसपोर्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, अब जो मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ाया था वो इसलिए पढ़ाया था ताकि मैं आपको हेल्डेन इफेक्ट भी पढ़ा दूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही बच्चों? आर यू फॉलोइंग? मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस चैप्टर विद यू। ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी? अच्छा, चलो अब हम बात करते हैं हेल्डेन इफेक्ट की। हाँ, हेल्डेन इफेक्ट में क्या हो रहा है? अच्छा बताओ, बोहर्स इफेक्ट में क्या हो रहा है? बोहर्स इफेक्ट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी या हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे तो वो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन की होती है वो उसको डिसोसिएट कर देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि जब when oxygen combines with hemoglobin तो कार्बन डाइऑक्साइड is displaced to increase कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे उल्टा इफेक्ट है। हेल्डेन में क्या है, जब ऑक्सीजन when it combines with hemoglobin, हाँ कहाँ पे कंबाइन करी हीमोग्लोबिन के साथ? लंग्स में। हेल्डेन इफेक्ट क्या है, when oxygen combines with hemoglobin तो कार्बन डाइऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाती है। अब देखो वीनस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन की हुई है, याद है ना, मैंने आपको ये दिखाया था। ये देखो, ये अब वीनस ब्लड है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन की हुई है और जो हाइड्रोजन पोर्शन है ये भी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया हुआ है। ठीक है, अब ये ब्लड जब आपका पल्मोनरी कैपिलरीज में पहुंचेगा तो क्या होगा कि पल्मोनरी कैपिलरीज में जो एल्वेलाई हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है। जब वो ऑक्सीजन जब वो ऑक्सीजन एंटर होती है इस पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में तो क्या होगा कि वो इस कार्बन डाइऑक्साइड और इस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देगी और वो कंबाइन करेगी ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के साथ, इस हीमोग्लोबिन के साथ भी और इस हीमोग्लोबिन के साथ भी। ठीक है, तो यानी कि जहां पे ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करेगी हीमोग्लोबिन के साथ और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन आयंस है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। अब वो डिस्प्लेस होके कहाँ जाएंगे? वो एंटर हो जाएंगे आपके एल्वियोलाई में। ठीक है, देखो ये जो हीमोग्लोबिन थी, ये जो आपकी हेल्डेन इफेक्ट में क्या हो रहा है कि जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो
कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जो कंबाइन हुए होते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, और अब यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन कर जाएगी। ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में, जहाँ एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। तो हेल्डेन इफेक्ट क्या होता है कि जहाँ पे आपके ऑक्सीजन कंबाइन कर रही होती है, ज्यादा होती है, whenever there is more oxygen in the blood, so the oxygen will combine with hemoglobin and carbon dioxide is displaced। ठीक है, डिस्प्लेस होने का क्या फायदा होगा कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस जिन्होंने हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन किया होता है, वो जब वीनस ब्लड के थ्रू एंटर होते हैं पल्मोनरी कैपिलरीज में, तो वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन इनको रिलीज कर देती। पहले मैंने आपको बताया था कि लूज रिवर्सिबल है। जैसी ऑक्सीजन एल्वेओलाई से एंटर होती है पल्मोनरी कैपिलरीज में, वो कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन के साथ, और वो जो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन होता है उसको वो डिस्प्लेस कर देती है। वो डिस्प्लेस कर देती है तो वो एक्सपायर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड दिस हेल्डेन इफेक्ट is quantitatively more important in promoting carbon dioxide transport than the Bohr's effect in promoting oxygen transport। ठीक है, तो याद रखो कि हेल्डेन इफेक्ट का जो है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट इन promoting carbon dioxide transport as compared to the Bohr's effect which is promoting oxygen transport। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब ये होता कैसे है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इन द लंग कॉजेज द हीमोग्लोबिन टू बिकम अ स्ट्रॉन्गर एसिड। अब एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है, ठीक है, लंग्स में आ जाओ। जब मैं बात करती हूँ आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अब लंग्स के लेवल पे बात कर रही हूँ या मैं टिश्यू के लेवल पे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब लंग्स में आ जाओ आप। ठीक है, लंग्स में जब आते हैं तो हम एल्वेओलाई की बात करते हैं। ठीक है, एल्वेओलाई है, राइट, हाँ, उनके साथ ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अब एल्वेओलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है ब्लड के अंदर। जब वो एंटर करती है ब्लड के अंदर तो इट विल कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बिकम्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये डिस्प्लेस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वेओलाई इन टू वेज। ठीक है, फर्स्ट, the more highly acidic hemoglobin has less tendency to combine with carbon dioxide to form carbamine hemoglobin। ठीक है, the more highly acidic hemoglobin जो है has less tendency to combine with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin, thus displacing much of the carbon dioxide that is present in the carbamino form from the blood। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजन कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन के साथ, तो क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, इसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है टू कंबाइन विद ऑक्सीजन। सो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, और वो जो बनी हुई थी ना वो डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होता है कि जब बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो it is a strong acid, to cause release of hydrogen ions। ठीक है, and these hydrogen ions then will bind with bicarbonate ions to form carbonic acid, which then dissociates into water and carbon dioxide, and then carbon dioxide is released from the blood into the air and finally into the alveoli and finally into the air। अच्छा, मैं वापस अब आपको उस डायग्राम पे ले जा रही हूँ इसके ऊपर। इसके बाद मैं आपको दोनों चीजें समझा देती हूँ। ठीक है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट तो हो ही रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हुई, रेड ब्लड सेल में एंटर हुई, वाटर के साथ कंबाइन की। अब 3 फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हो रही है। एक फॉर्म हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन है, ठीक है, दूसरी फॉर्म जो है वो कार्बोनिक एसिड बनती है, उससे बाइकार्बोनेट बनता है और हाइड्रोजन आयंस बनते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस जो है कंबाइन कर जाएंगे हीमोग्लोबिन के साथ, और ये जो बाइकार्बोनेट है ये आपकी डिसॉल्व हो जाएगी प्लाज्मा के साथ, और ये भी पहुंच जाएगी आपके लंग्स में। ठीक है, अब ये जो सिनेरियो है सारा, जब ये पहुंचता है आपके लंग्स में, ये जो ब्लड है आपके लंग्स में जब पहुंचेगा, लंग की ब्लड वेसल्स में, तो क्या होगा कि जी समझो ये ऊपर आपके लंग की एल्वेओलाई पड़े हुए हैं, तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है। ये जो ऑक्सीजन ज्यादा है ना, तो वो कंबाइन करेगी
हीमोग्लोबिन के साथ, वो कंबाइन करेगी आपकी हीमोग्लोबिन के साथ। ये जो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगी तो क्या होगा, दिस ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन इन द एल्वियोलाई will displace this carbon dioxide, will displace this carbon dioxide from the blood, ठीक है। और कंबाइन ये हीमोग्लोबिन कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ। और क्या करेगी वो ऑक्सीजन कि ये जो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है मॉलिक्यूल, वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन आयन को भी डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। वो जो ऑक्सीजन आपके एल्वियोलाई से आई है ना, वो आपके इसको भी डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं फिर बाइकार्बोनेट के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और एक्सहेल हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी हीमोग्लोबिन जो है अब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगी। इसका मैं आपको एक दिखाती हूँ डायग्राम। ये एक डायग्राम है आपका, देखो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से प्रोड्यूस हुई, एंटर हुई टिश्यू में, ठीक है। कुछ ब्लड सेल में, ब्लड में रहेगी, डिजोल्व रहेगी, कुछ जो है ना आपके आरबीसी में एंटर हो जाएगी, ठीक है। जब आरबीसी में एंटर हो जाएगी डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपकी ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन वापस टिश्यू में चली जाएगी। अब हीमोग्लोबिन अकेली रहेगी। अब ये जो हीमोग्लोबिन अकेली रह गई है वो जो है वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना, याद करो जो मैंने आपको पीछे दिखाया था डायग्राम, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से कार्बोनिक एसिड बना, हाइड्रोजन आयंस बने, बाइकार्बोनेट आयंस बने। इन हाइड्रोजन आयंस के साथ वो हीमोग्लोबिन एक तो उनसे कंबाइन कर जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये जनाब 3 फॉर्म्स में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड चली है और चलते चलते पहुंच जाएगी आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में, यानी कि HbCl2, HbH और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। अब वो सारे यहाँ पहुंच गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जनाब आपके एल्वियोलाई में, ये आपके लंग है, ठीक है, ये आपका एल्वियोलाई है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। जब ऑक्सीजन जो है वो एंटर होगी आपके इसके अंदर तो आपकी HbO2 बन जाएगी, ठीक है। HbO2 जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या करेगा, ये HbCO2 से CO2 को, ये जो HbCO2 था ना यहाँ से बन के यहाँ पहुंचा था, ये HbCO2 से डिसोसिएट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, और ये जो HbH है ना, इससे ये भी इसकी H को डिसोसिएट कर देगा, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन जो है ये इस बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हिच विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये जनाब सब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। कितनी मजेदार कहानी है, समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आई विल स्टॉप हियर। बच्चों को अनम्यूट कर दें प्लीज। समझ में आ गई ना सारी कहानी, सारा गेम ही यही है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात है, हेल्डेन इफेक्ट की सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हेल्डेन इफेक्ट ना होता तो 52% अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो लंग्स में 50% रह जाती है, मतलब से 2% निकलती बाहर। लेकिन हेल्डेन इफेक्ट की वजह से 48% वो रह जाती है वैल्यू। 4% कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डबल फायदा होता है बॉडी को हेल्डेन इफेक्ट की वजह से। अगर हेल्डेन इफेक्ट ना होता तो सिर्फ 2% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलती। प्लीज बच्चों को अनम्यूट कर दें। अच्छा, बच्चों देखो, बोहर्स इफेक्ट का वो ये कह रहा है कि बोहर्स इफेक्ट ऊपर लंग्स में भी कर रहा है और सॉरी ऊपर लंग्स में भी कर रहा है, उसका इफेक्ट है ऑपोजिट और हेल्थ और टिश्यू के लेवल पर भी है, ठीक है। टिश्यू के लेवल पर उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है एज कम्पेयर, यस लंग्स के लेवल पर भी है। लेकिन हेल्डेन इफेक्ट जो है ना वो आपका बेसिकली आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन के लेवल पे कर रहा है। ये देखो HbO2 जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आई, अच्छा देखो चीजें क्या क्या बनी जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही, क्या क्या चीजें बनी। HbCO2 बन गया, हीमोग्लोबिन कंबाइन करके CO2 के साथ, और HbH बन गया, ठीक है, और बाइकार्बोनेट बन गया। ये सारे यहाँ पर आ गए लंग पल्मोनरी कैपिलरीज में,
ठीक है। अब ये देखो आप, जब ऊपर से ऑक्सीजन आई एंटर हुई तो क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन जो थी कंबाइन कर गई इस हीमोग्लोबिन के साथ। अच्छा, अब ये हीमोग्लोबिन पहले किस फॉर्म में पड़ी हुई थी? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थी HbCO2 एंड HbH। जब ऑक्सीजन आके अटैच हुई हीमोग्लोबिन के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। उसने क्या किया, हीमोग्लोबिन के कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग कर दिया, फिर ये हीमोग्लोबिन कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ इसी। अच्छा, और फिर HbH, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और हीमोग्लोबिन अलग हो गया और फिर ये हीमोग्लोबिन कंबाइन होगी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और अब ये CO2 रह गया और ये H रह गया। ये H जो है ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब के सब जो है ना बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर जाएगी आपकी हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। यानी कि मतलब कहानी वही है। मैं आपको फिर वो पिछला वाला डायग्राम दिखाती हूँ, स्टॉप शेयर कर देती हूँ मैं फिर। अच्छा, अच्छा बच्चों, और कोई सवाल जल्दी से पूछ लो मुझसे। कोई मसला हो, कोई मसाइल हो, प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, मुझे बताओ ताकि मैं आप लोगों को दोबारा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। इफ देयर इज एनी इशू जस्ट लेट मी नो। ये देखो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ओके, इट्स ओके। HbCO2, HbH एंड बाइकार्बोनेट ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचेंगे। एक्सेस ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी Hb से, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे Hb से, Hb अलग हो जाएगी, डिसोसिएट हो जाएगी और जाके कंबाइन करेगी O2 के साथ और HbO2 फॉर्म हो जाएगी। और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे और आपकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये डायग्राम सिर्फ ये शो कर रहा है आपको कि अगर हेल्डिन इफेक्ट होता है तो उसका फायदा ये कि 52 से 48% रह जाता, 4% वॉल्यूम परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। अगर हेल्डिन इफेक्ट ना होता तो 2% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। और अगर बॉडी में एक्सरसाइज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। और अगर बॉडी में एक्सरसाइज नहीं हो रही, इवन मेटाबॉलिज्म भी हो रही है, तो आर्टीरियल ब्लड से एज कम्पेयर टू वीनस ब्लड में एसिडिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आर्टीरियल ब्लड। एक्सरसाइज हो रही है तो भी टिश्यू में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होती है तो वीनस साइड में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ओके, आई विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चंस? मैम टाइम हो गया। यस यस यस, ठीक है डॉक्टर नबीला, सॉरी मैंने टाइम नहीं देखा था। थैंक कोई यू बात सो नहीं मच। मैम।